अच्छा, ये हमने, आपको याद पड़ता है कि हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था एंड पे? ये वाला? या इसके बाद भी हमने कुछ टॉपिक किए थे? हमें 6.1 के बाद लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 6.7। आई थिंक थोड़ी बहुत इस पे बात हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल में इसको हम शुरू कर लेते हैं। तो बल्कि एक सेकंड, ये जो मैं चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है, नहीं ये, हाँ, ये टीडीएस रिलेशनशिप हमने की थी। अच्छा, ये आपने नोट करना है, बहुत ज़रूरी है एक बात, कि जो ये जो इंटीग्रल है TDS, this gives you heat transfer because because of this relationship which you already know. The heat transfer divided by temperature, और यहाँ पे आप लिख दें इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये कंडीशन है तो इस रेशो को, अच्छा, और इस इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब भी बनता है कि जो टेम्परेचर है दिस हैज टू बी द सेम थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है ना? अगर ये इक्वेशन पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो इंटरनली, आपको पता है इंटरनली रिवर्सिबल का हमेशा मतलब आपने वो लेना है क्वाजी इक्विलिब्रियम। ये दोनों चीजें आपस में, इनका एक ही मतलब है। अब क्वाजी इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि इक्विलिब्रियम इम्प्लाइड है, और इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि जो टेम्परेचर हो, अब बल्कि सारी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर इज वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है ना वो थ्रू आउट द सिस्टम सेम होनी चाहिए, अगर ये इक्वेशन पूरे सिस्टम है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय द चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है? बल्कि ये भी था, मुझे याद पड़ता है, इसमें ये लिखा हुआ था, ये जो डेल्टा क्यू है और इसको आप इंटीग्रेट करें तो ये आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाता है इसमें से, डेल्टा एस, ठीक है? ये बेसिकली इसी से ही आया, ये अगर आप इसको देख लें, ये टी उधर चला जाएगा तो टी डी, बिल्कुल। अगर अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की जगह अगर मैं ये कर दूं, इसको अगर आपने समझना है, अगर मैं इसकी जगह डी एस लिख दूं, so then I don't need this integral, yeah, then I just need to write डेल्टा क्यू, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीमेंटल है और राइट साइड पे भी इंक्रीमेंटल है, जिसको हम ds कह सकते हैं। सो अब अगर आप दोनों साइड, अब अगर आप t इधर लगा दें, दोनों साइड को t से मल्टीप्लाई करें, t ds, और फिर आप इंटीग्रेट करें, सो यू गेट एग्जैक्टली दिस थिंग। अच्छा, ये सारी चीजें बताने का मतलब मेरा ये था कि दोनों के लिए जरूरी है कि जो हीट ट्रांसफर हो इंटरनली रिवर्सिबल का हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दिस एरिया, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये 1 और 2 के दरमियान ये, अच्छा, ये जब भी आप ये पाथ शो करते हैं ना, सॉलिड पाथ इस तरह with some arrow, so this means that all the points are equilibrium points, which means that you imply that quasi equilibrium process, and which means that you imply or assume internally reversible process। अगर किसी डायग्राम में ये नहीं है, मैं इसी डायग्राम को रीड्रॉ करता हूँ। I have S, I have T, I have one point, I have another point, ठीक है? और मैं इन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान ये ऐसे डैश 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 कर देता हूँ। तो कैन समवन रिकॉल व्हाट वुड दिस मीन? That something has happened, there was a process where the system went from this state to that state, but that process was not quasi-equilibrium, which means that it was not internally reversible. So you cannot have this path. इस पाथ का ये कन्वेंशन ये है कि ये पाथ मैं शो ही तब करूंगा, पाथ
तभी मैं शो करूंगा जब वो क्वाजी इक्विलिब्रियम या इंटरनली वो हो। तो इसका मतलब ये होगा कि इफ आई नाउ ट्राई टू इवेल्युएट दिस एरिया और मैं ये कर दूं इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 t ds, this will not give me the heat transfer. Why? Because this equation is only valid for internally reversible. आप इंटीग्रेशन कर ले, आपने शौक पूरा कर लें, लेकिन उसको आप हीट ट्रांसफर नहीं कह सकते। Would you remember this? फॉर एग्जाम्पल इसने इस एग्जाम्पल में जस्ट हैव क्विक चेक। अच्छा, और यही रूल अच्छा इसके लिए भी होगा, ये जो है ना का ये जो इंटीग्रल है इस एग्जाम्पल में ये जो रूल मैंने बताया ये सिर्फ टी एस के लिए नहीं था, ये पी वी के लिए भी है। You have 2 points, yeah, 1 2, yeah, and you have this dash 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 line, which means that it's not internally reversible. आप बेशक एरिया कैलकुलेट करेंगे, that area will not give you work done. यहाँ इस एग्जांपल में आपने इन दोनों इंटीग्रल्स को यूज करके एक में आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरे में आप हीट ट्रांसफर कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एजम्पशन क्या है यहाँ पे क्लियर है कि ये इंटरनली रिवर्सिबल है। इधर भी क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ये मेंशन होगा, ठीक है, लिखा हुआ है एज इट अंडरगोज एन इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस। जब तक ये एस्टेब्लिश ना हो आप इन इंटीग्रल्स को ये मीनिंग नहीं दे सकते जो इस एग्जांपल में दी हुई है, ठीक है। So that's something you need to keep in mind. Okay, now this section is about closed systems. Yeah, so we're not considering control volumes but control mass, and we want to write entropy balance. जिस तरह हमने energy balance लिखा था, mass balance लिखा था, we would like to have entropy balance. अब entropy balance मेरे ख्याल में आप ये अगर आप पढ़ ले तो क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट साइड पे यू हैव चेंज इन एंट्रोपी। Of course, you must assume some time interval, and this change is within the system, okay, not in the surrounding. So this will have two terms, the transfer, just तरह heat transfer या mass transfer है, so you would like to calculate the entropy transfer, and then you need to have a term which indicates the production of entropy within the system. This is the production. Sigma represents the entropy production. इसका मतलब है कि it has this term arises solely from within the system. और यहाँ पे क्या है, this term ये वही term है जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। यहाँ पे इसने B इसलिए लिखा हुआ है कि बाउंड्री पे ही डिफाइंड है, हीट ट्रांसफर इज ओनली डिफाइंड एट अ बाउंड्री, ठीक है, एंड दिस विल गिव यू। अच्छा, अब अगर देखो ना ये जो मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें ये नहीं था, उसमें ये टर्म नहीं था। तो अगर मैं ये टर्म हटा दूं, if I set this to 0, so I am basically going back to internal 0. मैं फिर ये assume करूंगा कि ये इक्वेशन ये उसी का फॉर्म है ना जो मैंने लिखा था कि डेल्टा Q over T equals ds if this delta Q over T is for internally reversible process. So अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, so I will get exactly this thing, yeah, integral of ds from 1 to 2, integral of this from 1 to 2. This will give me, this left hand side will give me s2 minus s1, and the right hand side is just as it is, yeah? और ये बाउंड्री इसलिए लिखना जरूरी है कि ये आप बाउंड्री पे कर रहे हैं। Now if you have an equation which has something in addition to this term, इसका मतलब है you have added something, you have added something. Now that something by its very definition must represent irreversibilities, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए तो आपने टर्म लिख दिया ना, ये लेफ्ट हैंड टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेसेस को। So any change in entropy that cannot be attributed to an internally reversible process must come from
irreversibilities within the system. It's a common sense thing now, within the system. अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं जो यहाँ पे सर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। एंट्रोपी का जो कंसेप्ट हमने डेवलप किया है उसमें थर्मल एनर्जी ऑटोमेटिकली शामिल है। सो वी डू टॉक अबाउट थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन, माइक्रोस्कोपिक मोशन की मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जब भी एंट्रोपी में चेंज आएगा ds, उसके लिए ये थर्मल एनर्जी का चेंज होना जरूरी है। अब अगर वो बाउंड्री पे हो रहा है फिर तो हम उसको आराम से ये कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये बाउंड्री पे नहीं है तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर भी तो सब सिस्टम्स हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन है, कोई भी मैकेनिज्म है जो कि इरिवर्सिबल चेंजेस उसके रिजल्ट में आती है। सो विद इन द सिस्टम आप वहां पे जो कि हीट ट्रांसफर का वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको यू नीड टू गिव इट अ डिफरेंट नेम, and entropy production is an appropriate name. Try to recall those examples from chapter 1 and 2 where just by changing the boundary, आपको याद होगा कि जब हम बाउंड्री एक रखते थे और फिर बाउंड्री चेंज करते थे तो एक केस में हम उसको हीट ट्रांसफर कह सकते थे, दूसरे में नहीं कह सकते थे, क्योंकि whenever that heat transfer is within the system फिर आप उसको heat transfer नहीं कह सकते, you have to call it something else. यहाँ पे if you recall those examples तो वो थर्मल इंटरनल एनर्जी चेंज में ही हम उसको इंक्लूड करते थे। जिस चेंज को आप Q कहते हैं बाउंड्री पे, when you enlarge the system and you make that, let's suppose आपका सिस्टम ये है ये, और इसको आप Q कह लेते हैं, और फिर आप suddenly you change your mind and you say okay now this is my system, तो फिर आप इसको Q तो नहीं कह सकते, you will call it change in internal energy. Now because change in internal energy can have many terms, if that change in internal energy arises from irreversibilities, so that will have associated with it a production of entropy, ठीक है। अब ये equal इसलिए नहीं है, they are not equal, क्योंकि entropy is a separate quantity, internal energy is a separate quantity. Entropy is not equal to energy, इनके units different है। और दूसरी बात यह है कि जब हम internal energy change की बात करते हैं तो it may or may not arise from internal irreversibilities. Reversibility के result में भी delta U आ सकता है। So sigma is different from delta U in two ways. One, it is not energy, and number two, it is solely something associated with irreversibilities. So that should, I think, make it easy for you to make sense of this equation. तो इसका मतलब है कि हम जब हम ये assumption नहीं डालेंगे कि reversible है नहीं है process, कोई भी real process है, you have any real process, उसमें कुछ reversibilities भी होंगी, irreversibilities भी होंगी, उसमें you can always break that down into two terms. One will represent internally reversible processes, the other will represent irreversibilities. और नाम आपने याद रखना है कि reversible के केस में you can see this as entropy transfer. So entropy transfer word हम तभी यूज करेंगे जब वो बाउंड्री पे हो और रिवर्सिबल हो, दोनों चीजें। तो जब वो बाउंड्री पे हो, ठीक है। बेसिकली रिवर्सिबल वाली बात खतरनाक है कि अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन डाल दें, इफ यू थिंक अबाउट दिस नाउ, लेट्स से मैं इस टर्म पे कंडीशन डाल लेता हूँ कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो फिर तो ये टर्म जीरो हो जाएगा ना, ठीक है ना। वो रिवर्सिबल नहीं है
तभी तो हमें ये टर्म ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू यूज दिस इक्वेशन, और इसका जो डिफरेंशियल वर्जन है वो ये है। If you don't want to write the integral, so s2 minus s1 will be replaced with ds. You get rid of this integral, so it will simply be delta q over t, and this will also be differential. अच्छा, अब यहाँ पे नोट कर लें कि हमने लेफ्ट साइड पे d यूज किया हुआ है, d, लेकिन राइट साइड पे हमने इधर भी डेल्टा यूज किया, इधर भी डेल्टा यूज किया। इसका तो हमें पता है कि डेल्टा q इज नॉट a property, so delta q over t will be a property only for internally reversible processes. रिवर्सिबल होता तो फिर तो हम इसको ds कह देते, लेकिन चूंकि नहीं है तो डेल्टा q over t को हम एज इट इज लिख देते हैं। we just remind ourselves that it's happening at a boundary. तो ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, और ये डेल्टा सिग्मा which is entropy production, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि this also involves it depends on the process. आपको पता होना चाहिए कि वो फ्रिक्शन है या मतलब रेजिस्टेंस है या क्या है, क्या प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग है, there are many irreversibilities, so you need to know the details. On the other hand, on the left hand side, ds is a change in a property, and it does not depend on the detail, the process details. ये इसकी जस्टिफिकेशन इसने दी है कि ये जो इक्वेशन आया है, ये जो हमने ऊपर देखा है कि basically change in entropy will have two terms. One term will be related to heat transfer, and the other term is the entropy production. तो इसकी जस्टिफिकेशन यहाँ पे इसने जो क्लाउसिस इनइक्वालिटी से दी है। क्लाउसिस इनइक्वालिटी आपको याद होगा कि it tells you if I replace this with delta q over t, और यहाँ पे इंटरनल रिवर्सिबल की कंडीशन आप ना लगाएं, आप सिर्फ ये लगाएं कि बाउंड्री, ठीक है, और ये जो full cycle and all the boundary. So आपको याद होगा कि this must be negative, और इस नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए we introduce minus sigma, and then you split this integral into two terms. Yeah, one अब यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिनेशन की जरूरत है कि आप लेट से बाउंड्री पे कुछ कर रहे हैं, you have this entire boundary, और उस पे आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड लेट से आपको पता चल गया कि बाउंड्री में ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पोर्शंस है, यहाँ पे जितनी भी चीजें हो रही हैं वो रिवर्सिबल हो रही हैं, और बाकी जगहों पे इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल नहीं है। तो वो इंटरनल रिवर्सिबल के टर्म्स आप अलग कर दें, ठीक है, इरिवर्सिबल वाले अलग कर दें, and you can add these two properties. Remember, you can only add extensive properties because q is an extensive property, so you can add the heat transfer here to heat transfer here to heat transfer here, and that will give you the overall heat transfer. So in a way, we are dividing the boundary into portions where things are reversible to have this term, yeah, and then we have portions where things are irreversible to have this point, and then when I add them up, this should give me the overall heat transfer over the complete cycle over the entire boundary, and this should give me minus sigma. This is a consequence of Clausius inequality, and this combined with our recent understanding of entropy, if you combine these two, you get exactly this thing, and this gives you the equation which we just discussed. You're not expected to know this derivation. ये मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो समझ जाता था कि अचानक ये सेकंड टर्म कहाँ से आ गया. So it's actually a consequence of Clausius inequality. We should be more concerned about how to use this equation.
this equation. And you will see that this equation is much more powerful than Clausius inequality or Kelvin Planck statement और जितने भी हमने difference देखे थे उनसे ज़्यादा whenever you introduce entropy the problem solving becomes much easier. इस सेक्शन में आप कह सकते हैं कि just to make sure why you call it entropy transfer sometimes and why you call it entropy production in another case. So you just imagine two states, 1 and 2, and let's say one process from 1 to 2 is irreversible. So I just write I for that. I mean that I have one process which is irreversible, and the other process going back from 2 to 1, let's say that is reversible. अच्छा, तो आपने देखा होगा कि वो जो कन्वेंशन है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये सॉलिड कर्व है क्योंकि सॉलिड कर्व हम यूज करते हैं इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो कि क्वाजी इक्विलिब्रियम में होगा। ये चूंकि इरिवर्सिबल है तो इसके लिए हम वो सॉलिड यूज नहीं कर सकते। अब इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा है, सिग्मा इज समथिंग ओनली रिलेटेड टू दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपके पास ये सिग्मा टर्म आएगा, इसमें नहीं आएगा। रिवर्सिबल में सिग्मा विल बी 0, which means कि अगर सिर्फ रिवर्सिबल है तो आप उसको सिर्फ हीट ट्रांसफर कह सकते हैं। So to cut the long story short, because sigma explicitly represents the entropy production, which means that it has to come from irreversible processes, it must not include any reversible process. तो अगर irreversibilities नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। That's what I was trying to tell you. Sigma must be 0 if there are no irreversibilities, क्योंकि irreversibilities से ही सिग्मा की वैल्यू आती है, और अगर irreversibilities है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। नेगेटिव सवाल ही नहीं पैदा होता। The way you define entropy production, entropy will either be produced or it will not be produced. There is nothing, there is negative concept इसमें नहीं है। On the other hand, the entropy change, जो entropy change है S2 minus S1, अब S symbol आप यूज करते हैं entropy के लिए। So S2 minus 1 is the notation for change in entropy. Now, and you do not specify whether this change comes from reversible or irreversible or both. तो अब यहाँ पे तीनों possibilities हैं। ये possibility भी है, ये भी है और ये भी है। अब इसका मतलब ये है कि पहले हम इसको देख लें। अगर ये है तो इसका मतलब ये है इसमें irreversibilities भी है, लेकिन रिवर्सिबल के केस में हीट ट्रांसफर भी है, और वो हीट ट्रांसफर वाला, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो है ना डेल्टा क्यू ओवर टी, इससे अगर कोई एंट्रोपी ट्रांसफर होता है तो वो प्लस होगा इफ इट इज इनटू द सिस्टम, एंड इफ इट इज आउट ऑफ द सिस्टम तो माइनस होगा। सो जो एंट्रोपी का चेंज हीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव प्लस एज वेल एज माइनस। ठीक है, जीरो तब होगा जब नेट चेंज जीरो होगा। अब जीरो मतलब इसका मतलब एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही, या तो वो कैंसिल कर रहे हैं इरिवर्सिबिलिटीज और वो जो है हीट ट्रांसफर है, या इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ हीट ट्रांसफर है लेकिन हीट ट्रांसफर फिर जीरो है, एंड सो ऑन। So if you still don't understand it, I'll just tell you, I'll now replace this with the result which we just discussed। और वो क्या था कि इसमें दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास जो पहला टर्म है जो कि हीट ट्रांसफर की वजह से हो रहा है बाउंड्री पे, ठीक है, तो ये हीट ट्रांसफर है, इसमें प्रोडक्शन नहीं है।
और प्रोडक्शन का टर्म ये है। अब देखो ना, अब प्रोडक्शन के लिए हमें पता है कि प्रोडक्शन टर्म सिर्फ जीरो या पॉजिटिव, सो इट हैज टू बी नॉन नेगेटिव, दिस हैज टू बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हीट ट्रांसफर पे। हीट ट्रांसफर अगर इनटू द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा। तो इसमें ये हो सकता है कि जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऐड हो जाएंगी, so you have all these three possibilities, they can cancel each other and you will have zero. If the if sigma dominates, which means that the entropy change resulting from the irreversibilities or from the production is more than the heat transfer, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। एंड इफ हीट ट्रांसफर डोमिनेट, मतलब एंट्रोपी प्रोडक्शन हो रही है लेकिन हीट ट्रांसफर अवे फ्रॉम द सिस्टम इतना ज्यादा है कि ओवरऑल जो है ना वो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, if you somehow remember the second law of thermodynamics from intermediate FSC A level, जिसने भी पढ़ा है, उसमें अगर आपको याद हो कि उसमें वो ये एंट्रोपी प्रोडक्शन वर्ड यूज नहीं करते, ठीक है, उसमें वो क्या यूज करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस, वो यूज करते हैं। और उसमें ये तीन केस नहीं है, इफ यू रिकॉल ए लेवल और एफएससी सिर्फ ये दो केसेस हैं, तो ये वाला केस उधर क्यों नहीं है और इधर क्यों है? कैन समवन कनेक्ट इट? क्वेश्चन समझ आ गया है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं? आई एम श्योर यू मस्ट हैव studied this change in entropy thing as part of second law of thermodynamics, and if I remember it correctly, there the statement is that the entropy will either increase or it will not remain constant. It was never mentioned in those courses that entropy can decrease. तो ये इतना फर्क क्यों है इसमें और उसमें, बताएं? इसका मतलब है कि something must be different, the assumptions for this equation must be different, and the assumption for that equation which you studied must be different. So let me just give you a hint if you still cannot connect it. ये सेक्शन, हमने ये सेक्शन स्टार्ट किया है ना 6.7.1 इंटरप्रेटिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस चीज पे जोर है? क्लोज्ड सिस्टम पे। और वहां पे क्या था एफएससी में या ए लेवल में इसकी जगह? वहां पे था क्या, इफ यू रिकॉल द वर्डिंग, वहां पे वर्ड यूज किया है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में फिर इफ आई नाउ गो बैक टू दिस इक्वेशन, ये आप चाहे इस इक्वेशन की बात करें 6.24 की या 6.25 की, क्विकली मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड को रिप्लेस कर दूं, इफ आई रिप्लेस द क्लोज्ड विद आइसोलेटेड, तो हाउ विल दिस इक्वेशन चेंज, दिस इक्वेशन बताएं? इसमें से कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा? एनीवन? नहीं याद आ रहा किसी को भी? आइसोलेटेड सिस्टम में क्या क्या पॉसिबल नहीं होता? कुछ तो आपको याद होगा ना कि आइसोलेटेड और क्लोज में क्या फर्क है, क्लोज में क्या पॉसिबल नहीं है और आइसोलेटेड में क्या पॉसिबल नहीं है? आइसोलेटेड में, क्लोज में सिर्फ मास ट्रांसफर अलाउड नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर
अलाउड है, सो हीट ट्रांसफर उसमें अलाउड है, आइसोलेटेड में हीट ट्रांसफर must be zero. So then basically the change in entropy is the same as entropy production, और entropy production का हमें पता है कि वो या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो वही चीज फिर S2 माइनस S1 पे भी लागू होती है, क्योंकि जिस चीज की वजह से नेगेटिव हो सकता है वो हीट ट्रांसफर है अवे फ्रॉम द सिस्टम, और वो आपने जीरो कर दिया। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। ये कंडीशंस बहुत जरूरी होती है ना, याद रखना। आप जब कंडीशन नहीं करते, इसका मुझे वो सेक्शन 2 में वो क्वेश्चन याद आ गया कि उसमें वो PV इज इक्वल टू NRT आप पढ़ते हैं FEC में। अब वहां पे R लिखा होता है कि R वहां पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इस बुक में R को ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्लियर नहीं करता, वहां पे ये करता है R बार। इफ यू डोंट रीड दिस यू विल डेफिनेटली गेट दैट रॉन्ग। तो ये भी है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे इक्वेशंस अगर किसी और कोर्स से डिफरेंट है तो यू मस्ट फाइंड आउट व्हाई, द अंडरलाइंग assumption, द अंडरलाइंग कन्वेंशन मस्ट बी डिफरेंट। और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई स्पेशल कोर्स है मेरा, और ये आगे आप जो आपके सामने जो चीजें आ रही हैं या कोर्सेज आ रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट्स आप करेंगे या MS PhD में जाएंगे, वहां पे आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो जो आपके सामने डॉक्यूमेंट आएगा या बुक आएगा या कोई पेपर आप पढ़ेंगे, वहां पे वही कन्वेंशंस होंगी, वही कंडीशंस होंगी। थिंग्स कैन बी डिफरेंट, so you should read the material before you proceed with problem solving. So यहाँ पे I think we have enough discussion. We have entropy production and we have entropy transfer. Entropy transfer can only arise so far. Of course, we have so far discussed only one mechanism, that is heat transfer. Of course, that is not the only mechanism. Heat transfer, mass. You will see later that mass transfer can also uh, result in entropy transfer. But so far, we have only discovered this thing. But entropy production can arise from many different things going on within the system. तो इसको अगर आपने evaluate करना है तो you let's say you have a system and you have a boundary. तो कभी कभी ये होता है कि बाउंड्री पे जब आप ये इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, ये वाला डेल्टा Q ओवर T, सो इट्स नॉट इजी, क्योंकि उसमें इरिवर्सिबल चीजें होती हैं and maybe the details are missing. So उसका एक तरीका ये होता है कि you change the boundary, you enlarge the system and you specify your boundary in such a way that the temperature at that boundary is close to the surrounding. तो वहां पे आप जो है ना वो एक सिंपल आपका मैथ बन जाएगा Q ओवर TF का। ठीक है, पूरी बाउंड्री पे अगर ये टेम्परेचर है TF, तो यू जस्ट से Q ओवर TF। वो जो सारी डिटेल्स है, वो जो इंटीग्रल्स है, वो चेंज हो जाएंगी। अच्छा, ये एन मुमकिन है कि आपको डिफरेंट पार्ट्स भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक TF है, यहाँ से यहाँ तक कोई और है। सो बट द इवैल्यूएशन बिकम्स मच सिंपलर बाय चेंजिंग द बाउंड्री। ये बात आपको एक एग्जांपल आगे आ रहा है, उसमें ज्यादा समझ आ जाएगी। इस पैराग्राफ को अगर आप डिटेल से पढ़ ले फिर तो शायद समझ आ जाए, लेकिन आई थिंक लेट्स वेट फॉर दैट एग्जांपल, क्योंकि उस एग्जांपल में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाउ चेंजिंग द बाउंड्री कैन मतलब it can simplify the answer, but it also can tell you। यहाँ पे अगर मैं इवन मैथ में ना भी जानूं तो एक चीज आप बता सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि मैं जब यहाँ पे बाउंड्री ये है मेरी, जब बाउंड्री ये है तो एवरीथिंग एल्स बिकम्स द सराउंडिंग। तो सिर्फ ये इस सिस्टम के अंदर जो इरिवर्सिबिलिटीज है सिर्फ वो आएंगी सिग्मा में। वो जो सिग्मा टर्म आप ऐड करते हैं तो this sigma will be the entropy production within this system। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अब ये चेंज कर लेते हैं, इफ यू नाउ चेंज द बाउंड्री, तो इस सिग्मा में फिर ये
यहाँ पे अगर कोई चीज इरिवर्सिबल हो रही है वो भी इसमें आ जाएगा. सो दिस वे यू कैन कंपेयर द इरिवर्सिबिलिटीज कि कौन सी इरिवर्सिबिलिटी सिस्टम से आ रही है, कौन सी इरिवर्सिबिलिटी उसमें से कितना पोर्शन जो है ना वो सराउंडिंग से आ रहा है. I think that example will illuminate this further. But keep this in mind that we may have to change the boundary in some cases. We are still into closed systems, ठीक है ना? Closed control volume अभी शुरू नहीं हुआ. But let's have this example. इस example में आपको clear हो जाएगा. और यहाँ पे इसने re-emphasize किया है, although I've discussed it many times, कि internally reversible processes और quasi equilibrium के लिए ही solid lines आप use करेंगे diagrams में. ये convention है. Take note. ये बार बार remind करा रहा है कि on property diagrams, solid lines are used for internally reversible processes. A dashed line signals that only a process has occurred, some real process has occurred between these two equilibrium states. So initial and final states are equilibrium, but you cannot call it a path. क्योंकि path का word हम ये तब use करते हैं जब वो irreversible हो, reversible हो. इंटरनली रिवर्सिबल ना हो तो उसको फिर आप पाथ नहीं कह सकते, प्रोसेस कह सकते हैं फिर भी. सो लेट्स have this. So in this example we will be calculating work transfer and entropy production. ये दो चीजें हमें चाहिए होंगी. W अभी से आप नोट कर लें, W or entropy production, which means we will be looking for that sigma thing, and we will be doing that for an irreversible process of water. ठीक है ना, ये जहन में रखते हैं. तभी तो हमें एंट्रोपी प्रोडक्शन चाहिए कि वो irreversible है. Now let's note what is written, what is given to us. So water, which means that we will have to use tables for water. Initially it's saturated liquid. तो अगर आप वो प्रेशर डोम में देखेंगे तो you are in this, जिसको हम F कहते हैं, और टेम्परेचर गिवन है 150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. It's contained in a, मैं हाईलाइट करता जाऊं कि initially it's saturated liquid, state 1, within a piston cylinder assembly. ठीक हो गया. The water undergoes a process. ये नहीं कहा कि internally reversible process, a process. ठीक है. Which you will come to know that it's an irreversible process to the corresponding saturated vapor state. इसका मतलब ये है कि ये जो state 2 है वो इधर आ गया, जिसको हम G कहते हैं. So it goes from F to G. F represents the liquid, G represents the gas. So you go from saturated liquid to saturated vapor, and it must happen at constant temperature. इसका मतलब ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ इस दौरान, और प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ. ठीक हो गया, ये नोट कर लिया आपने. दूसरा, एंड द अदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा, ड्यूरिंग विच द पिस्टन, ये भी जरूरी है, ड्यूरिंग विच, इस दौरान ये जो चेंज हो रहा है, मतलब व्हेन यू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. और इसको मैं इस तरह मैं नहीं लिख सकता क्योंकि that would mean internally reversible, which means that I must use the dash 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 convention, that I go from F to G but not through a solid line but through a dashed line, because this is not a reversible process. लेकिन और बात जो आपको पता चल रही है वो ये है कि इस दौरान कोई हीट ट्रांसफर नहीं है. there is no heat transfer with the surrounding. इसका मतलब is properly insulated है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हीट ट्रांसफर नहीं है तो ये जो चेंज ऑफ फेज है, इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना. वो एनर्जी कहां से आ रही है? इसका मतलब ये है कि यू नीड वर्क ट्रांसफर एनर्जी, यू डू नीड एनर्जी. सो अगर वो एनर्जी हीट ट्रांसफर से नहीं आ रही, हीट ट्रांसफर आपने बंद कर दिया, नो हीट ट्रांसफर, सो विदाउट वर्क यू कैनॉट चेंज द फेज ऑफ a system, especially from saturated liquid to saturated vapor. If you want to go from saturated liquid to saturated vapor, you need to provide energy, and that energy will most likely come as work transfer. अभी से आप गेस करें कि उसके बगैर हो नहीं सकता.
तभी तो वर्क ट्रांसफर भी इस क्वेश्चन में चाहिए। नाउ इफ द चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ ए पेडल व्हील, तो अभी बता दिया कि वो वर्क उधर से हो रहा है। डिटरमिन द नेट वर्क पर यूनिट मास, सो डब्ल्यू, वी नीड डब्ल्यू ओवर एम, ठीक है, इन किलो जॉल्स पर किलोग्राम, एंड द अमाउंट ऑफ एंट्रोपी प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मास इन किलो जॉल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। एंट्रोपी भी हमें चाहिए, और हमें चाहिए सिग्मा एंट्रोपी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वी नीड सिग्मा डिवाइडेड बाय एम, बोथ डिवाइडेड बाय, ठीक। तो ये हमें करना है। सो अभी डायग्राम्स को देख लें कि जो डिस्कशन हमने यहाँ पे की है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें ये पीवी डायग्राम बनेगा, ये टीवी डायग्राम बनेगा, और दोनों में आपने नोट किया है कि ये ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, टीएस नॉट टीवी, सॉरी, टीएस। व्हाई डू वी नीड दीज बोथ डायग्राम्स? क्योंकि टीएस डायग्राम is related to heat transfer, PV diagram is related to work transfer, if we have internally reversible processes. Unfortunately, even though we have these two diagrams at 150, but the process 1 to 2 is not internally reversible, which means that this area is not work and this area is not heat, as you would normally actually expect. तो ये डायग्राम्स हमारे किसी काम के नहीं है, और ये वो आपका वो जो स्कीमेटिक है कि यू हैव दिस पेडल मैकेनिज्म, इसको आपने बाहर किसी मोटर के थ्रू रोटेट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वर्क ट्रांसफर इज इनटू द सिस्टम, ठीक है। अब ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एग्जांपल में जो वर्क ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इनटू द सिस्टम है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपने कोई गलत किया है। अच्छा, और वो वर्क ट्रांसफर आगे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है। एक तो ये पिस्टन चूंकि इस दौरान मूवेबल है, तो इट कैन गो, so when this goes up, what will happen? There will be work transfer from the system to the surrounding. देखो ना, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर इनटू द सिस्टम है, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज गोइंग देयर, बट व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ द एनर्जी? अच्छा, और ये इसलिए, अच्छा, पार्ट ऑफ द एनर्जी इज आल्सो गोइंग, is utilized in changing the phase. आप वाटर से वेपर बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी चाहिए एनर्जी, ठीक है। वर्क भी आप कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि चूंकि इस पेडलिंग में, बिफोर गोइंग इनटू मैथ, आई एम जस्ट यूजिंग योर एग्जिस्टिंग नॉलेज, जब भी आप पेडलिंग करते हैं पानी में, देखो ना, यू विल हैव अ रियल object for that, some fans and some things like that, so you will expect friction. ये पानी और इसके ब्लेड्स के दरमियान क्या होगा? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन आपको पता है क्या है, वो इरिवर्सिबल फिनोमेना है, तो you must expect entropy production here. एंट्रोपी प्रोडक्शन हमेशा इरिवर्सिबिलिटी के साथ होती है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो हीट ट्रांसफर है, जो बाहर से आ रहा है इधर से, यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे कोई ना कोई मोटर या कोई हाथ से आप चलाएं, जो भी आप करते हैं, वो वर्क ट्रांसफर जो है ना, वो यहाँ पे एंट्रोपी प्रोडक्शन में यूज होगा, फेज चेंज में यूज होगा, और वर्क ट्रांसफर आउट ऑफ द सिस्टम में यूज होगा। सो बिफोर यू स्टार्ट, यू जस्ट समराइज द assumptions। assumption हमें पता है कि हीट ट्रांसफर कोई नहीं है, ठीक है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का फिर मतलब डिफरेंट हो जाएगा, या ओपन सिस्टम का भी डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा assumption ये है कि we do have equilibrium state initially and finally, but there is and we of course we ignore kinetic potential as usual and so on. अब जो हमारा नॉर्मली जो हमारा तरीके वारदात होगा, वो क्या होगा कि वी विल राइट द एनर्जी बैलेंस। अब एनर्जी बैलेंस में हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे हम क्या लिखते हैं, चेंज इन एनर्जी, और राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर यहाँ पे जीरो है, तो मैं वो जीरो कर देता हूँ उसको, so I'm only left with minus W। और डेल्टा E में जो टोटल एनर्जी है, उसमें मुझे ये भी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो,
काइनेटिक एनर्जी को मेजर कर रहा है, तो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट चेंज इन टोटल एनर्जी इज एक्चुअली चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद दीज assumptions. सो मेरे पास डेल्टा यू आ गया, लेट मी रीराइट दिस डाउन, डेल्टा यू इक्वल्स माइनस डब्ल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड कर दूं m पे, सो आई विल हैव ये प्लस ये माइनस, तो आई विल हैव माइनस डब्ल्यू ओवर m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा small u2 minus small u1. So this will give me the change in specific internal energy, specific because small u, or Wm is the work transfer, but because you have the minus sign, so minus sign लगाने के बाद आप इसको कह सकते हैं work input, ठीक है, input carries that minus sign in it. कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पता है कि टेम्परेचर आपको पता है, अब वो पता है कि वाटर है और सैचुरेटेड वाटर है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है लेकिन थ्रू आउट ये सैचुरेटेड रहता है. सो यू नो दैट टेबल A2 इज योर, और चूंकि SI सिस्टम है, इंग्लिश नहीं है, तो टेबल A2 की तरफ सारी चीजें जा रही है. टेबल A2 जाके आप 150 डिग्री सेल्सियस पे देखेंगे, सो आपके पास ये दो आ जाएंगे. तो बता सकता है कि ये U1 क्या होगा? एक्चुअली टेबल में जब आप देखेंगे तो U1 क्या होगा? वहां तो U1 नहीं होगा ना, वहां पे क्या होगा? UF होगा उधर, और इधर क्या होगा? UG, and that F is actually state 1 and that G is state 2. वो आप read करके you plug the entries and you get your work transfer. अगर आपने उसको work transfer किया ना तो फिर minus sign explicitly हो गया, that is your work transfer, ठीक है. And minus sign confirms our intuition that work is done by the surrounding on the system, और डायग्राम से भी लग रहा है. क्लियर हो गया ये? अब ये तो ऑब्वियसली आराम से आप कर सकते थे. क्वेश्चन ये है कि ये वर्क कहां जा रहा है? तो इस इक्वेशन से आपको ये भी पता चल जाना चाहिए, although we use this equation for calculating the work transfer, but I want you to see this to answer my question. मेरा क्वेश्चन क्या था कि ये वर्क किधर जा रहा है? तो ये वर्क आप मुझे बताएंगे कि कहां जा रहा है. It changes the internal energy, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, ये इंटरनल एनर्जी वाली बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो W है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये वर्क, ये इनपुट वाली जो बात मैंने यहाँ पे लिखी, इसको आप इग्नोर कर दे, ये नेट है. क्योंकि आपको पता है ना, जब हम ये लिखते हैं, whenever you write this thing down, let me write this down here, whenever we say delta E equals Q minus W, तो इस Q का क्या मतलब होता है? नेट हीट ट्रांसफर. बाउंड्री पे जहां जहां N हो रहा है उन सबको ऐड करो, जहां जहां आउट हो रहा है उन सबको ऐड करो, और उसका नेट कैलकुलेट करो. इस W का क्या मतलब है? नेटवर्क ट्रांसफर. तो जहां पे N हो रहा है वहां पे उसको माइनस, वहां पे उसको माइनस हो जाएगा, जहां पे आउट हो रहा है वो प्लस हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि ये इस डायग्राम में आपके पास, आपको ये पता है कि इस डायग्राम में इधर से वर्क इन हो रहा है ये, और इधर से वर्क आउट हो रहा है, तो ये दोनों का नेट रिजल्ट W है. ये W नहीं है, ये भी W नहीं है. आप कह सकते हैं कि ये WN है, ये W आउट है. सो W इज इक्वल टू WN माइनस W आउट माइनस WN, ठीक है, W out minus WN. So this is not the work input to the system. This is the network. इसका मतलब है कि इसमें कुछ इनपुट हुआ है, कुछ आउटपुट हुआ है, और उन दोनों का रिजल्ट क्या है, जो डिफरेंस है उनका, वो आपको दे रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब आप क्या करेंगे कि जो आपका एंट्रोपी प्रोडक्शन है, एंट्रोपी प्रोडक्शन के लिए मैं इधर लॉ लिख देता हूं, और फिर आप खुद ही डिसाइड करें कि उसको हमने सॉल्व कैसे करना है.
आपको शुरू में मैंने बताया था कि उस इक्वेशन की जो डेरिवेशन है क्लाउसियस इनइक्वालिटी से, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका यूज है। तो अब आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा था। तो आपने वहां ये सीख लिया कि जो बिटवीन एनी टू प्रोसेसेस, regardless of whether they are reversible or irreversible, within whenever there is a process between 1 and 2, so you will have two terms. This is what we learned. You have an entropy production term, which is a consequence of the irreversibilities within the system, and then you have a term which represents the entropy transfer at the boundary. और यहाँ पे जो क्लोज सिस्टम है तो वो एंट्रोपी सिर्फ हीट ट्रांसफर से आ सकती है, ये 1 to 2 डेल्टा क्यू ओवर टी एट द बाउंड्री। अब हमें पता है कि ये टर्म जीरो है, ये टर्म जीरो है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इंसुलेटेड हुआ है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि the change in entropy is just equal to the entropy production. आपको चाहिए entropy production per unit mass, तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड बाय m कर देंगे और इसको भी डिवाइड बाय m करेंगे। जब इसको आप डिवाइड बाय m करेंगे so which means that you will get small s2 minus small s1। अब आपने ये small s1 और small s2 ये दो वैल्यूज उठानी है वाटर के लिए, सैचुरेशन, ठीक है। और बेसिकली चूंकि सैचुरेशन में वो आपके पास वो दो स्टेट्स हैं, एक में लिक्विड एक में सॉलिड है, तो बेसिकली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज एस एफ, because f was the same as 1, and sg because 2 was the same as g। अब sf sg आपने उसी टेबल से, जो टेबल A2 है, उससे उठाना है। नाउ दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, क्योंकि आपको पता है जब हम ये टेबल यूज कर रहे थे तो उस टेबल में हमें चैप्टर 3 में जब हम इस टेबल को यूज कर रहे थे तो फर्स्ट कॉलम में क्या था, टेम्परेचर था, ठीक है। सेकंड कॉलम में एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है, लाइक 6.7.3 आर्टिकल का स्टार्ट ही अगर आ रहा है, अगर आपने स्क्रॉल डाउन किया भी है एक तो। सेकंड, अभी कुछ फर्क है, अभी कुछ चेंज हुआ? नो सर, एक इट्स सेकंड, जस्ट स्टक देयर। मैं एक करता, मैं स्टॉप शेयरिंग और दोबारा शेयर कर लेता हूँ, ये हो सकता है कोई मसला हुआ। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। रिकॉर्डिंग भी नहीं शायद आप नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, रिकॉर्डिंग तो मैंने स्टार्ट में किया, ये बैकग्राउंड में चल रही है, ये तो मैं लोकली करता हूँ ना, बाद में अपलोड करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग की फिक्र ना करें। ये आप देखिए, अब आपके पास स्क्रीन आ रही है? नो सर, अभी भी नहीं आ रही? नहीं, कैसे हो नो सकता? नहीं तो अब आपको क्या नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे? सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, लाइक आपने अपनी साइड कर दी नजर आ रहे हैं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरा नाम तो आ रहा है। एक सेकंड, स्टॉप शेयरिंग, ये हो गया शेयर, अब आना चाहिए आपके पास। अब आपको क्या नजर आया मेरी स्क्रीन पे? यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। ठीक है, सही है, ठीक है। तब मैं उसमें दोबारा जाता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल 6 पॉइंट क्या था, 6.2। तो हम वो टेबल की बात कर रहे थे कि जब आप टेबल A2 और टेबल A3 आपने यूज किया था ना, यू रिमेंबर टेबल A2 वाज द वन ऑफ देम वाज द प्रेशर टेबल, द अदर वाज द टेम्परेचर टेबल। ये टेम्परेचर टेबल है A2, और इसमें आपको याद होगा कि इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या होता था, प्रेशर होता था। उसके बाद क्या होता था, VF, उसके बाद क्या होता था, VG, और फिर UF UG,
और उसके बाद जो प्रॉपर्टीज थी इफ यू रिमेंबर वो शुरू हो जाती थी SFSG एंड सो ऑन, ठीक है। सो आप टेबल से पढ़ लेंगे एंड यू विल गेट द एंट्रोपी प्रोडक्शन। ये दिस इज द सेम बिकॉज हमें पता है कि एंट्रोपी ट्रांसफर जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है तो एंट्रोपी ट्रांसफर भी जीरो है, क्योंकि मास ट्रांसफर यहाँ पे है नहीं। एंट्रोपी ट्रांसफर कैन इधर अराइज फ्रॉम हीट ट्रांसफर और फ्रॉम मास ट्रांसफर, दोनों यहाँ जीरो है। सो चेंज इन एंट्रोपी इज द सेम एज एंट्रोपी प्रोडक्शन। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग व्हिच वी वांटेड टू कैलकुलेट एंड वी यूज टेबल्स टू कैलकुलेट S2 and S1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि जो हमारे पास वैल्यू आई है सिग्मा की, टू बी मोर स्पेसिफिक वी गॉट द वैल्यू ऑफ सिग्मा ओवर m। ये यहाँ पे वैल्यू आई है क्या, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है 4.9961 किलो जूल्स पर किलो per Kelvin. Let's go back to one example which we considered last time. मेरे ख्याल में यही एग्जाम्पल है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही तो किया था, रिमाइंड कराया था मैंने आपको। इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या हुआ है कि वही वाटर है हमारे पास, ठीक है, वही टेम्परेचर, वही चेंज ऑफ स्टेट, इट गोज फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड टू सैचुरेटेड वेपर। तो वो चेंज ऑफ स्टेट भी सेम है, सब्सटेंस भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है, डायग्राम देख के बताया उसमें क्या फर्क है, प्लीज बता दें मुझे कि what difference do you see between this mechanism and what you saw there in that question? यहां पे एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है, हीट ट्रांसफर, वहां पे वर्क ट्रांसफर था, ठीक है, एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क क्या है, दूसरा फर्क ये है कि ये हीट ट्रांसफर चूंकि एक ये इंटरनली रिवर्सिबल है, ये उधर भी लिखा हुआ है ना, इंटरनली रिवर्सिबल, इंटरनली वहां पे इरिवर्सिबल है। तो दो चेंजेस हैं, एक तो ये है कि आपका जो 1 to 2 जो ये लाइन है सॉलिड लाइन हो जाएगी, इधर भी सॉलिड लाइन हो जाएगी। ये जो एरिया अंडर द कर्व है दिस विल गिव यू हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास, दिस एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू वर्क ट्रांसफर पर यूनिट मास। ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंगली you were only asked to calculate heat transfer. If I ask you to calculate sigma, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने सिग्मा भी कैलकुलेट किया है ना, तो सिग्मा यहाँ पे क्या होगा बता दें इस क्वेश्चन में, शाबाश। सिग्मा कहां से आता है, इसकी रीजन क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटीज विद इन द सिस्टम। हमने जब कह दिया इस एग्जांपल में कि इंटरनल इरिवर्सिबल है तो सिग्मा हियर मस्ट बी जीरो, ठीक है। और यू कैन आल्सो से सिग्मा ओवर m इज आल्सो जीरो। अब सिग्मा की वैल्यू, अच्छा, और इंटरेस्टिंगली दोनों केसेस में you go from state 1 to state 2, you go from state 1 to state 2 or F to G, मैकेनिज्म डिफरेंट है, प्रोसेस डिफरेंट है, एक में इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस है, दूसरे में इरिवर्सिबल है। तो एक में सिग्मा की वैल्यू जीरो आ गई सिग्मा ओवर m की, दूसरे में सिग्मा ओवर m की कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि सिग्मा इज नॉट ए प्रॉपर्टी, सिग्मा इज नॉट ए प्रॉपर्टी, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए हम जब वो डिफरेंशियल लिखेंगे ना इक्वेशन, आपको याद होगा जब हम ये लिख रहे थे कि change in entropy, we write D because S is a property, so this will be equal to delta Q over T because delta Q is not a property, plus D sigma हम नहीं लिख सकते क्योंकि सिग्मा प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम उसके लिए भी डेल्टा ही लिखेंगे। So ds is equal to delta Q over T plus delta Q. This is
incremental production of entropy, and this is incremental entropy transfer. तो एक बात कंफर्म हो गई कि सिग्मा इज नॉट अ प्रॉपर्टी, और ये भी बात कंफर्म हो गई कि सिग्मा जो है ना या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये एक और एग्जांपल है, और इस टाइम पे हमारे पास जरा क्वेश्चन डिफरेंट है कि हाउ डू यू इवेल्युएट द मिनिमम थियोरेटिकल कंप्रेशन वर्क। कंप्रेशन वर्क आपको पता है कि the work transfer involved when the system boundary moves inwards। आप सिस्टम को वो कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे वाटर की जगह वी हैव रेफ्रिजरेंट 134A, जिसके लिए टेबल्स अवेलेबल हैं। टेबल A12 अगर आपको याद होगा, A12 और A12E, they were the tables. Actually, the table started with A12 or something, and you compress this substance adiabatically। तो ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो है। तो जो भी काम आपने ये जो कंप्रेशन आपने करनी है, ये कंप्रेशन आपने करनी है वर्क ट्रांसफर से, हीट ट्रांसफर से नहीं कर सकते आप। पिस्टन या कोई भी वो मैकेनिज्म आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, so you will need some external energy to do that, and you compress it from saturated vapor at 10 degree Fahrenheit to a final pressure। आपने उसका प्रेशर फाइनल कितना कर दिया, 120 psi, pound per square inch, yeah। So determine the minimum theoretical work input required per unit mass, yeah, per pound, BTU per pound of refrigerant। अब मिनिमम थियोरेटिकल से ज्यादा आसान ये है कि वर्क क्या है, ठीक है, वर्क ट्रांसफर क्या है, वो उस वर्क ट्रांसफर की फिर मिनिमम वैल्यू बाद में हम कैलकुलेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे डायग्राम को और से देखें, दिस इज योर TS डायग्राम। रिमेंबर दिस इज नॉट अ TV डायग्राम, TS डायग्राम, and this is the mechanism। you have this refrigerant and you want to compress this, and no heat transfer, insulated, so which means that you must provide external energy, mechanical energy, and because that energy is crossing the boundaries, you call it work transfer, standard stuff। अच्छा, और ये भी आपको पता है कि you start from saturated vapor। so आप saturated vapor का मतलब ये है कि आपका जो initial state है state 1, वो यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि saturated liquid है, ये mixture होगा। you must start somewhere on this side of the vapor dome। so let's say आप ये जो कि conceptual diagram है, आप यहाँ से start कर दिया आपने 1 से। अब चूंकि आप बाउंड्री पे हैं, ठीक है, और बाउंड्री पे जब भी आप किसी उसको सिस्टम को कंप्रेस करते हैं, तो उसका आपको याद होगा कि यहाँ पे अगर आप गैस की प्रॉपर्टीज देखें, गैस में आप जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है और उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। दैट्स सिंपल माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। यू ट्राई टू कंप्रेस अ गैस, तो ये नहीं हो सकता कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम होंगे, वो दोनों ज्यादा होंगे। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप या इधर आएंगे या इधर आएंगे या इधर आएंगे, ठीक है, आप नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि कमिंग हियर वुड मीन ए डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो डिक्रीज इन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, यू मस्ट हैव एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो आप इन डायरेक्शन में जा सकते हैं, या ऊपर स्ट्रेट अप और स्ट्रेट राइट और स्ट्रेट सॉरी अप राइट और अप लेफ्ट, ठीक है, अपवर्ड राइट, अपवर्ड लेफ्ट और अपवर्ड। अब इसमें ये है कि चूंकि यहाँ पे
microscopic motion involved है, so you will have irreversibility within the system. This is a real gas. Remember, this refrigerant is not an ideal substance. So इस कंप्रेशन में आपको irreversibilities नजर आएंगी. तो एंट्रोपी, अब आपको समझ आ जाएगी कि जो एंट्रोपी वाला फिगर है क्यों इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे टीवी डायग्राम की जगह या पीवी डायग्राम की जगह हमने टीएस डायग्राम इसलिए चूज किया है कि हमें ये पता है कि यहाँ पे चूंकि रियल फिनोमेना है, तो रियल फिनोमेना में एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती. इवन आइडियल केस में भी हमने तो इवन ये भी देख लिया ना कि इवन इंटरनली जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इंटरनली रिवर्सिबल जो कि आइडियल केस सिनेरियो है, रिमेंबर क्वाजी इक्विलिब्रियम, उसमें भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती. सो आप जो मर्जी एजम्पशंस कर लें, आप इधर लेफ्ट साइड पे भी नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि दैट वुड मीन ए डिक्रीज इन एंट्रोपी. डिक्रीज इन एंट्रोपी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं. हमने ये देख लिया था कि S2 माइनस S1, जो S2 माइनस S1 है, ये या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा. तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं हो सकता? मैंने नेगेटिव की एक्सप्लेनेशन दी थी कि नेगेटिव कब हो सकता है, क्योंकि एंट्रोपी प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती. सिग्मा विल नेवर बी नेगेटिव. अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो रहा है तो वो हीट ट्रांसफर की वजह से चेंज हो रहा होगा, हीट ट्रांसफर अवे फ्रॉम द सिस्टम. यहाँ पे हमें पता है कि इंसुलेटेड है, हीट ट्रांसफर चूंकि जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता. तो इट कैन नॉट गो लेफ्टवर्ड्स, इट कैन ओनली गो अपवर्ड्स, स्ट्रेट अपवर्ड्स और अपवर्ड राइट. अब स्ट्रेट अपवर्ड कब होगा? स्ट्रेट अपवर्ड तब होगा जब एंट्रोपी चेंज ही ना हो. एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी एक्सेस है ना, एंड यू आर गोइंग अपवर्ड. अब एंट्रोपी अगर चेंज नहीं है, और हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे एंट्रोपी का जो चेंज है इट्स द सेम एज सिग्मा, क्योंकि हीट ट्रांसफर तो है नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं है यहाँ पे. सो इफ यू वांट it will be a change in sigma, entropy production. So if you want S2 minus S1 to be 0, upward का ये मतलब होगा ना कि S change नहीं हो रहा. That would also mean that S is 0, sigma is 0. Sigma is 0 का मतलब क्या है कि इसमें irreversibilities नहीं है. There are no irreversibilities क्योंकि सिग्मा उधर से आता है. तो इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड लाइन है अपवर्ड, इस सॉलिड लाइन को अब तब एज्यूम करेंगे. ये हम सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसने फाइनल स्टेट नहीं दिया हुआ. इनिशियल स्टेट तो इसने दे दिया. इधर we are given the initial state, all the information is given about the initial state, but we have no idea about the final state. Final state इधर भी आ सकता है, स्ट्रेट भी जा सकता है. लेफ्ट तो हमने रूल आउट कर दिया क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं है, तो लेफ्ट पे नहीं जा सकता. अब अपवर्ड जाने का मतलब ये होगा कि we must assume internally reversible process, क्योंकि that is the only case in which sigma will be 0, and sigma is equal to 0 means S2 minus S1 is 0, which means S2 is equal to S1, and S2 is equal to S1 is only possible if we go straight upward. And if we have irreversibility within the system, it has to go somewhere to the right. Okay? It will either go this way or this way or this way. So we just label some point here as an example. So two possibilities. State 2, if it is actual compression आपको पता है कि वो reversible नहीं होती, और reversible compression जो ideal केस है वो ये होगी 2s. तो सिर्फ ये इस केस में चूंकि एनर्जी जाया नहीं हो रही है, एनर्जी नहीं, सॉरी, यूजलेस नहीं हो रही है, जाया होना गलत बात है. Because when you produce entropy, you turn useful energy into the energy that is useless. That is why you call it entropy production.
So because this real compression will involve entropy production, sigma, that entropy production will utilize energy. So you will have more work. जो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व है वो इस केस में ज्यादा होगा क्योंकि पार्ट ऑफ दैट एनर्जी विल गो टू इंक्रीज द एंट्रोपी और वो इरिवर्सिबिलिटीज, फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप स्ट्रेट जा सकते हैं और उस केस में आप कह सकते हैं कि द वर्क रिक्वायर्ड इन थ्योरी विल बी द स्मॉलेस्ट. अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसने यहाँ मिनिमम की बात क्यों की थी. मिनिमम थ्योरेटिकल कंप्रेशन वर्क, कि मुझे इतना वर्क चाहिए कि वो सिर्फ ये स्टेट चेंज में ही आ जाए, टू गो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 एंड देयर इज नो इरिवर्सिबिलिटीज. वो इरिवर्सिबिलिटीज को आप एज्यूम करें कि जीरो है तो उसको आप फिर कह सकते हैं कि दिस इज द मिनिमम वर्क नीडेड टू कंप्रेस द गैस. इन रियलिटी I will need more work because I know part of that energy will be will go into the entropy production. अच्छा, अभी तक हमने ये फॉर्म देखा है कि closed system हमारे पास, whenever we have closed system and we want to write the entropy production, so we say okay, we just write S2 minus S1, yeah, and integral delta Q over T 1 to 2, and we do this at a boundary and plus sigma. अच्छा, let's make some assumptions of how to evaluate this integral, and let's say the whole boundary, the entire boundary, we will change this assumption but just as a starting point, let's say the entire boundary has the same temperature TB, everywhere the temperature is the same. तो फिर आप you don't need to integrate क्योंकि throughout same temperature होगा तो ये temperature बाहर आ जाएगा इस integral से. So you will have 1 over T integral delta Q from 1 to 2. Now integral delta Q from 1 to 2 is simply Q. That's what you mean by Q. So Q over TB, Q over TB. So you simplify this integral to Q over TB if you assume that there is the whole boundary, the entire boundary has the same temperature. Now that is an assumption which is not realistic. So let's let's assume something which is practical and we still avoid disintegration. We still don't want disintegration. तो आप क्या करें? Let's go back to this picture. इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूं अभी. So I'm drawing now the boundary. Let's say this is the boundary, and let's say I have some part of the boundary. I choose a part of the boundary in such a way that throughout that portion of the boundary there is one temperature. Let's call that T1, and then there is another point where the temperature is T2, another point T3, and so on. Okay, I can have as many points as I like, yeah, in maybe infinitely large. So अगर मैं ये सब कर दूं, and let's say I use label J for that. So Tj, yeah? J can we go from 1, 2, 3 and so on. So उनमें से हर point के लिए, हर portion के लिए, for each portion of the boundary where I assume a constant temperature, the heat transfer will be Q over Tj. So I will have Qj over Tj. Qj इसलिए है कि हीट ट्रांसफर उधर से ही आ रहा होगा ना, पूरा हीट ट्रांसफर तो आपको ऐड करना पड़ेगा. So portion J of the boundary, the heat transfer is Qj and the temperature is Tj. Qj divided by Tj will give you the entropy transfer at that portion of the boundary, and when you add all of them,
when you add all such transfers of entropy over all values of J, you get the overall entropy transfer. This is how you perform this integration. ये बेसिकली वही है जिस तरह आप इंटीग्रेशन नॉर्मली करते हैं कि यू वो जो आप ट्रेपेजाइडल या वो रूल लगा लेते हैं ना, हम यहाँ पे वो काम बाउंड्री के साथ कर रहे हैं कि बाउंड्री में हम जो है ना वो हर पॉइंट पे एंट्रोपी ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं, वी ऐड ऑल दोज एंट्रोपी ट्रांसफर्स. And just to make sure that you know what we are doing, you are adding these entropy transfers because entropy is an extensive property. Only extensive properties can be added. Extensive properties can be added. Added का मतलब ये है कि different points पे इधर एक एंट्रोपी ट्रांसफर हो रहा है, इधर दूसरा हो रहा है, इधर तीसरा हो रहा है, इधर चौथा हो रहा है. इन सबको आप ऐड करके ओवरऑल एंट्रोपी ट्रांसफर कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की इक्वालिटी है. ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप ये नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल मेरे पास, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, लेट्स से मेरे पास बाउंड्री है और ये बाउंड्री का एक पोर्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 पोर्शंस है बाउंड्री के. लेट्स से यहाँ पे प्रेशर जो है ना, हालांकि unfortunately pressure is not a pressure is a property of the system, so we should not use that here. Let's say बाउंड्री की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ. विद इन द सिस्टम में लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2. मेरे पास 2 प्रेशर्स है, 2 पॉइंट्स, 2 प्रेशर्स. This sum P1 plus P2 does not make any sense. Why? Although you are adding 2 pressures, nobody can stop you from adding, क्योंकि एक भी प्रेशर है, दूसरा प्रेशर, यूनिट्स भी सेम है. So mathematically you can write this, but physically this makes no sense. Why? Tell me. क्योंकि एडिशन ऑफ प्रेशर का क्या मतलब होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. Pressure, remember, is not an extensive property. This would mean that at a single point there are 2 sources of pressure. एक फिनोमेना की वजह से प्रेशर आ रहा है, दूसरी की वजह से आप उसको ऐड कर रहे हैं. You cannot do that at different points क्योंकि pressure is not defined at 2 points. तो ये this is nonsense. लेकिन यहाँ पे it makes perfect sense. ये जो आप इस इक्वेशन में कर रहे हैं, ये this makes perfect sense because Qj over T is an extensive property. So you can add entropy transfer for different portions of the boundary, and this will give you the overall entropy transfer. ठीक है, ये आप मास ट्रांसफर के साथ भी कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर के साथ भी कर सकते हैं. So I think मेरा तो ख्याल था कि हम एग्जांपल कर लेंगे 6.4, but we are running out of time, so ये हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास है अभी 4 मिनट्स क्वेश्चन के लिए. Questions? No questions? Let me stop the